हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग डीएनए मेटाबॉलिज्म का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, विच इज चैप्टर नंबर 25 फ्रॉम लिनेंजर बुक। एंड इसके अंदर हम डीएनए रेप्लिकेशन, रिपेयर और रिकॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो रेप्लिकेशन का मतलब होता है अपनी ही कॉपी बनाना। मतलब अगर ये एक डीएनए है तो वो उसमें अपनी ही एक कॉपी बनाएगा। Now, why did I choose one strand to be blue and another to be yellow in the replicated DNA? I'll let you know. Okay, so this is a mystery for now. तो डीएनए रिपेयर का मतलब है जब डीएनए बन गया है तो उसको रिपेयर की ज़रूरत है, मतलब उसको एक्टिव फॉर्म में लाना है। उसके बाद डीएनए रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? सेल्स कैन रीअरेंज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन बाय प्रोसेसिव कलेक्टिवली कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। मतलब अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रीअरेंज करना, उसको हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। इस चैप्टर में हम सबसे ज़्यादा एंजाइम्स पढ़ेंगे। एंजाइम्स कौन से रिक्वायर्ड हैं एंड इक्वल। उसके बाद एंजाइम्स जो सिंथेसाइज करेंगे डीएनए को। और अब अगले पेज में हमारे पास है मैप ऑफ इक्वलाई क्रोमोसोम। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इसके अंदर ना दो तीन चीज़ें हैं जैसे कि हेलिकेज, पॉलीमरेज, उसके बाद प्राइमेज। ये सब आई विल एक्सप्लेन यू इन इन फ्यू मिनट्स। तो सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन। नाउ यू आर वेल अवेयर कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या है। जब डीएनए पेरेंट स्ट्रैंड का मतलब है जो हमारे पास ओरिजिनल डीएनए पड़ा है, जब हम उसको यूज करके एक कॉपी ऑफ डीएनए बनाएंगे उसको हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसकी डेफिनेशन विल बी इट इज अ प्रोसेस इन विच डीएनए कॉपीज इटसेल्फ टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल डॉटर मॉलिक्यूल्स। तो बेसिकली कॉपी करेगा खुद को और डॉटर मॉलिक्यूल्स बनाएगा। मतलब जो डीएनए रेप्लिकेशन के बाद बनता है उसको डॉटर डीएनए कहते हैं। और इसके अंदर हमारे पास ना एक चीज नोट करने वाली है, एक वर्ड है टेम्पलेट। अब टेम्पलेट का मतलब क्या होता है? हम्म, तो अब सपोज हमारे पास एक ये डीएनए है। तो जब रेप्लिकेशन होएगी तो हमारे पास डीएनए आएगा। और अब इसमें यू यू गाइस कैन सी कि मतलब एक स्ट्रैंड तो पुराने डीएनए का ही है, बट जो एक स्ट्रैंड है वो पुराने डीएनए का ना होके वो किसी न्यू डिफरेंट कलर का है। तो ये इसलिए नहीं करा मैंने कि वो सुंदर लगे, ये मैंने इसलिए करा है बिकॉज अब इसके अंदर आप देखो ये एक स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड है, मतलब ये डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं, ए और बी। पर जब डीएनए रेप्लिकेट होगा, मतलब जब डीएनए डॉटर डीएनए बनाएगा तो उसके अंदर एक स्ट्रैंड तो पुराने डीएनए का आएगा, बट एक स्ट्रैंड नया आएगा जो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री होगा। और एक रेप्लिकेशन में हमारे पास दो डीएनएस बनते हैं। मतलब जब एक डीएनए कॉपी होता है, जैसे कि जब एक डीएनए रेप्लिकेट होता है तो फिर वो बदले में दो डीएनए बनाता है। हाँ, अभी अब आप देखो दोनों डीएनए में एक स्ट्रैंड तो पुराना है बट एक स्ट्रैंड नया है। और जो स्ट्रैंड पुराना है वो टेम्पलेट है। वो टेम्पलेट क्यों है? क्योंकि वो पिछले डीएनए से ही आया है, मतलब वो ओरिजिनल पेरेंट मॉलिक्यूल से आया है। तो इसलिए हम उसको कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो नए स्ट्रैंड्स बने हैं वो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब आई नो यू आर अवेयर अबाउट एटीजीसी बेस पेयर्स, एरविन चार्गफ के रूल्स। तो उसने हमें यही बोला है कि ये इसके अंदर जो बेसिस हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो शुगर्स हैं, वो इसके शुगर्स के साथ कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तभी ये दो स्ट्रैंड्स आपस में जुड़े हुए हैं। अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे तो फिर वो दो स्ट्रैंड्स आपस में जुड़े नहीं होंगे। तो आई होप आपको टेम्पलेट पता लग गया है। अब इसके अंदर भी लिखा है कि वन स्ट्रैंड इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अनदर। मतलब जैसे इसके अंदर भी दो स्ट्रैंड्स हैं तो इनके शुगर्स आपस में इक्वल हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है। ये भी दो स्ट्रैंड्स हैं, ये भी दो स्ट्रैंड्स हैं, तो मतलब कि इनके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है। अब इसके बाद हम आते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन ना दो तरह से है, एक है यूकैरियोट्स में, एक है प्रोकैरियोट्स में। तो जब डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स पे है तो उसका मतलब है कि वो डीएनए रेप्लिकेशन सारे प्रोकैरियोट्स में उसी तरह से होगी और यूकैरियोट्स में तो उसी तरह से होगी। मतलब
अगर प्रोकैरियोट्स इकोलाई है तो हर प्रोकैरियोट में उसी तरह से होगी। एंड यूकैरियोट्स में जैसे ह्यूमंस हैं, जैसे आप हैं, आपके मॉम है, आपके मतलब पापा है, या ब्रदर या सिस्टर या फ्रेंड्स, तो सब में डीएनए रेप्लिकेशन के एंजाइम्स वही सेम है। मैकेनिज्म यूज्ड बाय द एंजाइम्स दैट कैटालाइज हैव बीन सेम, मतलब आइडेंटिकल इन ऑल द स्पीशीज। अब इसके ना कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब है कि एक स्ट्रैंड तो पेरेंटल स्ट्रैंड है, बट जो दूसरा स्ट्रैंड है वो न्यू स्ट्रैंड है। ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये देखो ये पेरेंटल है, ये भी पेरेंटल है, बट ये न्यू है, कि मतलब एक स्ट्रैंड पेरेंट से आएगा और एक स्ट्रैंड नया आएगा। एंड ये हमें दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। उसके बाद मेसेल्सन और स्टाल ने एक एक्सपेरिमेंट करा था ये देखने के लिए। तो देखो आप, इसके अंदर क्या है, हमारे पास हैवी डीएनए है, मतलब अब हमें पता है आइसोटोप क्या होते हैं, कि जो जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। अब हमें पता है नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं डीएनए में, है ना, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजन होता है सबसे ज्यादा। नाइट्रोजन किस में होता है, जेनेटिक मटेरियल में ही होता है। तो हमने नाइट्रोजन लिया क्योंकि एबंडेंस में हमारे पास नाइट्रोजन है। अब कार्बन और हाइड्रोजन भी है, बट हम एक्सपेरिमेंट नाइट्रोजन से करेंगे। तो इसके बाद अब आप देखो ये ए पार्ट जिसमें हैवी आइसोटोप है। सेल्स वर ग्रोन इन सो मेनी जनरेशंस इन अ मीडियम कंटेनिंग ओनली हैवी नाइट्रोजन, सो दैट ऑल द नाइट्रोजन इन डीएनए वाज N15। तो मतलब ये जो ब्लू स्ट्रैंड है इसके अंदर सिर्फ हैवी है, मतलब इसके अंदर नाइट्रोजन N15 है। उसके बाद हमने क्या करा, ये बी में जिसमें हाइब्रिड है। अब आप इसमें देखो कि ये हैवी है इसलिए ये नीचे है, अब ये हाइब्रिड है तो ये सेंटर में है, लाइट है तो ऊपर। अब हाइब्रिड में क्या होता है, अब जो सेल्स हैं उनको हमने लाइट नाइट्रोजन, अब ये वाला जो पेरेंट मॉलिक्यूल था हमने इसको लाइट नाइट्रोजन में रेप्लिकेट करा। तो अब जो हमारे पास कॉपीज आई उनमें एक स्ट्रैंड तो ब्लू है, एक स्ट्रैंड पिंक है। वो क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो एक स्ट्रैंड ब्लू है वो वाला स्ट्रैंड हैवी का है, पर जो लाइट वाला स्ट्रैंड है वो पिंक है, तभी ये हाइब्रिड है, मतलब इसमें दोनों है तभी ये सेंटर में है। फिर हमने इसको दोबारा रेप्लिकेट करा। जब हमने इसको रेप्लिकेट करा तो इससे जो दो कॉपीज बनी थी उनमें दो तो पिंक है और एक ब्लू और पिंक है, मतलब इसके अंदर लाइट ज्यादा है क्योंकि पिंक लाइट है ना, लाइट ज्यादा है और हाइब्रिड कम है। तो ये था उसका एक्सपेरिमेंट उसने। और इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर देखो जब हमने हैवी में करा तो उसके बाद अगर तो वो कंजर्वेटिव होती, मतलब अगर वो दोनों स्ट्रैंड पेरेंट से आते हैं तो फिर इसमें भी सिर्फ हैवी होता और हाइब्रिड ना होता। अगर दोनों न्यू आते तो दोनों लाइट होते, हैवी ना होते। तो ये हमें मतलब हमारे एक्सपेरिमेंट प्रूव करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। एंड ये लिखा है इधर भी। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस एट एन ओरिजिन एंड यूजुअली प्रोसीड्स बाय डायरेक्शनली, मतलब कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो ओरिजिन पे स्टार्ट होगी, इस पॉइंट पे स्टार्ट होगी और वो बाय डायरेक्शनल होगी। अभी तक मैंने क्या बताया आप लोगों को कि कंजर्वेटिव होती है डीएनए रेप्लिकेशन। उसके बाद हमने मैं पिछले एक्सपेरिमेंट में आपको बताना भूल गई कि हम इसको कौन सी ग्रेडियंट में मतलब देख रहे हैं, कौन सा हमारे पास डेंसिटी ग्रेडियंट है, तो वो हमारे पास सीजियम क्लोराइड। और ये पोजीशन इंडिकेट करता है कि डबल हेलिकल मॉलिक्यूल्स उनके अंदर कौन सा नाइट्रोजन का आइसोटोप है। तो डीएनए रेप्लिकेशन ओरिजिन पे स्टार्ट होती है, प्रोसीड्स होती है बाय डायरेक्शनली। ओरिजिन होता है वो पॉइंट जिससे रेप्लिकेशन शुरू होगी। तो दिस कैन बी एन एमसीक्यू कि रेप्लिकेशन बिगिंस एट डैश ओरिजिन, या ओराई कहते हैं इसको, एंड ये बाय डायरेक्शनल होती है। अब इसके अंदर क्या है, हमारे पास सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म है, एक अर्ली इंडिकेशन कि रेप्लिकेशन हाईली कोऑर्डिनेटेड है, इन विच द पेरेंट स्ट्रैंड्स आर साइमल्टेनियसली अनवाउंड एंड रेप्लिकेटेड, was provided by John Keynes using autoradiography। तो बेसिकली अब ये सारा अनवाइंडिंग होना, दोबारा ज्वाइन करना, कौन से पॉइंट से अनवाइंड होना है, इस सब के लिए आपको कुछ स्लाइड्स पीछे जाना पड़ेगा। यस, सो वी आर हियर। हाँ, तो अब सबसे पहले मैं आपको एंजाइम्स पढ़ाना शुरू करती हूँ कि रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स से हम स्टार्ट करेंगे। तो अब हमें रेप्लिकेशन के लिए चाहिए क्या क्या है। तो सबसे पहले सैलिएंट फीचर्स क्या है कि रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, और ये मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद अब हमें सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन किसने बताया था, मेसेल्सन ने और
डाल लें। उसके बाद इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि रेप्लिकेशन शुरू कहाँ होएगी, एंड विच हैज बीन टोल्ड यू जस्ट नाउ, रेप्लिकेशन बिगिंस एट ओरिजिन। तो अब हम लोग इस पे आते हैं कि हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, अब मैंने आपको सब बताया ना कि हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए अनवाइंडिंग करने के लिए हमें एंजाइम्स चाहिए। हमें एंजाइम्स चाहिए कि वो दो स्ट्रैंड्स जो अनवाइंड हुई हैं उनको स्टेबल रखे। टोपोआइसोमेरेज एंजाइम चाहिए। हमें बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए विच विल बी टोल्ड यू जस्ट नाउ। तो सबसे पहले अब हमारे पास एक और टर्म है, वो है रेप्लिकेशन फोर्क। अब जैसे कि एक लूप है, इसके दो एंड्स विच आर मार्क्ड फ्रॉम द रेड, ये इसके दो एंड्स हैं और ये इसके रेप्लिकेशन फोर्क है। और ये वो पॉइंट है जहाँ पे जो डीएनए है ना वो अनबाउंड होएगा। अनबाउंड का मतलब होता है जहाँ पे उसके जो दो स्ट्रैंड्स हैं वो सेपरेट होंगी, ताकि जो एक एक स्ट्रैंड है वो न्यू न्यू स्ट्रैंड में जाए और अपने कॉम्प्लीमेंट्री एक नया स्ट्रैंड बनाए। तो इसको हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। अब इसके अंदर आता है अब इसके अंदर ना हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है कि जो रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम है ये बाई डायरेक्शनल है और बोथ एंड्स के पास अपना एक एक्टिव रेप्लिकेशन फोर्क है। अब अगर वो बाई डायरेक्शनल होगी तो ही उसके अंदर दो रेप्लिकेशन फोर्क होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अब हम आते हैं अगला टॉपिक। अब हमें ना ये डीनेचुरेशन मैपिंग अगेन नॉट सो इम्पोर्टेंट। सो आपको बस पता होना चाहिए कि डीनेचुरेशन मैपिंग से हमें ये पता चलता है कि जो रेप्लिकेशन लूप है वो कौन से पॉइंट पे है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं ओरिजिन पे। अब ओरिजिन की एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है कि ओरिजिन वही पॉइंट होगा जहाँ पे जो वो स्ट्रैंड है ना इट विल बी रिच इन 80 बेस पेयर्स। नो, अब आपको पता है ना कि A बाइंड्स टू T एंड G बाइंड्स टू C, तो जहाँ पे 80 बेस पेयर्स हैं वही पॉइंट होगा जहाँ पे ओरिजिन होगा। अब हम आते हैं, अब हमने दो करेक्टरिस्टिक कर लिए, सेमी कंजर्वेटिव है और जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो ओरिजिन पे स्टार्ट होगी, बाई डायरेक्शनल होगी। रेप्लिकेशन फोर्क क्या होता है, ओरिजिन 80 बेस पे रिच होता है। अब हम आते हैं अगले करेक्टरिस्टिक्स पे जो है डीएनए सिंथेसिस प्रोसीड्स इन अ 5' to 3' डायरेक्शन एंड इज सेमी डिसकंटिन्यूअस। अब हमें पता है कि डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं जो एंटी पैरेलल है। यहाँ पे आप देखो मेंशन है कि डीएनए स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल एंड मैंने ये हाईलाइटेड रिमूव कर देती हूँ ताकि आपका ध्यान जाए जब मैं हाईलाइट करूँ। तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स क्या है, एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल का मतलब है एक स्ट्रैंड 5' to 3' है तो अगला स्ट्रैंड 3' to 5' डायरेक्शन में होगा। मतलब अगर एक स्ट्रैंड की डायरेक्शन ये 5' to 3' है तो ये इसका 3' to 5' है, इसका 3 इधर है तो इसका 3 इधर होगा। तो इसने हमें बोला कि जो हमारा डीएनए बनेगा ना इट विल बी इन द डायरेक्शन 5' to 3', मतलब ये इसकी डायरेक्शन है, यहाँ पे 5 यहाँ पे 3। तो ऑब्वियसली इसका टेम्पलेट क्या होगा, उल्टा ही होगा। इसका टेम्पलेट होगा 3 इधर 5 इधर। तो यहाँ पे यही मेंशन है, पढ़ो कि द टेम्पलेट इज रेड फ्रॉम इट्स 3' एंड टूवर्ड्स 5' मतलब 3' to 5'। अगर ये स्ट्रैंड बना है तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ से शुरू होगी इसकी रीडिंग, क्योंकि 3' के ऑपोजिट 5' बनना शुरू होगा, क्योंकि हमें रेप्लिकेशन का जो डीएनए है वो चाहिए ही हमें कि वो शुरू ही 5' से हो, इसलिए हमारा टेम्पलेट 3' में होता है। अब इसके नीचे लिखा है इफ द सिंथेसिस ऑलवेज प्रोसीड्स इन 5' to 3' डायरेक्शन, तो दोनों स्ट्रैंड्स साइमल्टेनियसली कैसे सिंथेसाइज होंगे। अब आपने वर्ड देखा, पहला लिखा है कि डीएनए 5' to 3' बन रहा है, उसके बाद एक वर्ड लिखा है सेमी डिसकंटिन्यूअस। अब सेमी डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि रेप्लिकेशन का प्रोसेस कंटिन्यूअस नहीं है, रेप्लिकेशन का प्रोसेस डिसकंटिन्यूअस है बट सेमी डिसकंटिन्यूअस है। मतलब प्रॉपरली डिसकंटिन्यूअस नहीं है, जैसे कि दो स्ट्रैंड्स हैं तो दोनों में से एक स्ट्रैंड तो कॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइज होगी पर एक स्ट्रैंड है जो डिसकंटिन्यूअसली होगी, इसलिए हम इसको सेमी डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। Now synthesis always proceeds in 5' to 3' डायरेक्शन। अब इसके अंदर क्या बोला है, उसने हमें बोला अगर दोनों स्ट्रैंड्स कंटिन्यूसली सिंथेसाइज होंगे तो एक स्ट्रैंड 3' to 5' हमें मिलेगी, बट हमें तो 3' to 5' चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए ही 5' to 3', इसलिए स्ट्रैंड्स डिसकंटिन्यूसली सिंथेसाइज होनी जरूरी है। और इसके अंदर ना हमारे पास एक स्पेशल क्लास ऑफ न्यूक्लियेसेस होती है, मतलब स्पेशल
जैसे कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस पे वर्क करने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक एंजाइम है, तो इसके बारे में आपको अभी डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहले अब हम लोग आते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम ऑफ दिस होल चैप्टर। This is a diagram of a replication fork. Now what is a replication fork? Replication fork वो दो डायनामिक एंड्स है लूप के जहाँ पे डीएनए अनबाउंड होएगा। अनबाउंड का मतलब है दो स्ट्रैंड सेपरेट होना शुरू होंगे। अब आप देख सकते हो ये यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड जुड़ी हुई हैं बट इधर सेपरेटेड है क्योंकि सेपरेट होना शुरू हुई है। अब इसके अंदर हमारे पास दो स्ट्रैंड है, एक तो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, एक है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब मैंने आपको अभी बताया था टेम्पलेट की डायरेक्शन क्या होती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। क्योंकि टेम्पलेट की 3 प्राइम टू 5 प्राइम है तो जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है हम उसको कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है हम उसको कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। अब टेम्पलेट हम कहाँ से रीड करते हैं, 3 प्राइम एंड से, तो इसका टेम्पलेट हम यहाँ से पढ़ेंगे, इसका टेम्पलेट हम यहाँ से पढ़ेंगे, मतलब इस पॉइंट से जहाँ से अनबाउंड हो गया है। तो इसकी डायरेक्शन तो इसी डायरेक्शन में होगी, इसकी सिंथेसिस सॉरी 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो कॉन्टिन्यूसली बन सकता है क्योंकि इसमें तो कोई, क्योंकि ये तो मतलब आप कह लो कि दिस स्ट्रैंड इज प्रॉपर इन प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर वो इसी डायरेक्शन में है कि नया स्ट्रैंड अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में बन जाए। बट ये स्ट्रैंड तो ऑपोजिट है, तो इसकी डायरेक्शन इस साइड होएगी और फ्रेगमेंट्स होएगी, और इन फ्रेगमेंट्स को हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब मतलब आपने इसके अंदर जो चीज़ें याद करनी है, सबसे पहले तो आपने डायग्राम ऑफ रेप्लिकेशन फोक बनाना है। इसके अंदर हमारे पास दो फ्रेगमेंट्स है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम लीडिंग स्ट्रैंड में कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होगी एंड इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ रेप्लिकेशन फोक, कि रेप्लिकेशन फोक जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी डायरेक्शन में ये सिंथेसाइज हो रहा है। बट जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें ये ऑपोजिट हो रहा है। ऑपोजिट का मतलब है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म हो रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ रेप्लिकेशन फोक में नहीं है, इसको हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। और अब नीचे आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे, अ न्यू स्ट्रैंड रेड नहीं वैसे पिंक है, इज सिंथेसाइज्ड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, टेम्पलेट इज इन 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब इसके अंदर हमारे पास जो मोर इंपॉर्टेंट चीज लिखी है वो लिखी है द लैगिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड डिसकंटिन्यूअसली in the short pieces Okazaki fragments, and these are spliced together by DNA ligase. What is DNA ligase? DNA ligase is an enzyme. DNA ligase एक एंजाइम है जो इन फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ेगा, जो इनका एक गैप है इसको कवर करेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं डीएनए लाइगेज। अब हम लोग आते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होता है, आपको पता लग गया, शॉर्ट फ्रेगमेंट्स होते हैं और ये फ्रेगमेंट्स लैगिंग स्ट्रैंड पे बनते हैं, लीडिंग पे नहीं बनते। लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस कॉन्टिन्यूस है, लैगिंग स्ट्रैंड की डिसकंटिन्यूस है। क्योंकि एक की डिसकंटिन्यूस है इसलिए हम इसको सेमी डिसकंटिन्यूस कहते हैं। अब हम लोग आते हैं हमारे ये हो गया हमारा पहला एंजाइम डीएनए लाइगेज। हमारा सेकंड एंजाइम है न्यूक्लियस। अब मैंने आपको ऊपर भी बताया था न्यूक्लियसेस एक एंजाइम्स होते हैं। न्यूक्लियसेस का पहले तो न्यूक्लियसेस चार तरह के होते हैं, दो तरह से वो डिवाइडेड होते हैं कि वो किस पे एक्ट कर रहे हैं, और दो वो ऐसे डिवाइडेड होते हैं कि वो कैसे एक्ट कर रहे हैं। किस पे का मतलब है डीएनए पे एक्ट करे तो हम उन्हें डीएनएजेस कहते हैं, ये वाले, और अगर वो आरएनए पे एक्ट करे तो हम उन्हें आरएनएजेस कहते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं कि वो मतलब दो ब्रॉड क्लासेस में एक्सोन्यूक्लियस है कि एंडोन्यूक्लियस है। एक्सोन्यूक्लियस होता है जो बाहर, एग्स का मतलब होता है एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर, तो ये किसी एक एंड से उसको कट करना शुरू करते हैं। तो न्यूक्लियसेस वो एंजाइम होते हैं जो डिग्रेड करेंगे डीएनए, मतलब जो डिग्रेड करेंगे किसी जेनेटिक मटेरियल को, डिग्रेड का मतलब है उसको कट करना शुरू करेंगे। एंड ये कि जो एक्सोन्यूक्लियसेस है वो किसी एंड पे काम करते हैं, बट जो एंडोन्यूक्लियसेस है वो किसी इंटरनल साइट पे काम करते हैं, और ये यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड ही होते हैं। अब हम आते हैं डीएनए पॉलीमरेज पे। व्हाट आर डीएनए पॉलीमरेजेस? डीएनए पॉलीमरेजेस वो एंजाइम्स है जो डीएनए सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं। अब इसके अंदर बहुत 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 इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम है, वो है आर्थर कॉनबर्ग। तो आर्थर कॉनबर्ग इज अ साइंटिस्ट who led to the discovery of first DNA discovered, DNA polymerase 1। जो ये DNA polymerase 1 है
इट वाज डिस्कवर्ड बाय आर्थर कॉनबर्ग एंड इसकी डिटेल स्टडीज ने कुछ फीचर्स बताए हैं जो पहले सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज में वन में था, अब वो सारे डीएनए पॉलीमरेजेस में है। मतलब जब हमने डीएनए पॉलीमरेज वन की स्टडी करी तो हमें उसके अंदर जो फंडामेंटल फीचर्स या जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिले दे आर कॉमन टू ऑल डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3 4 एंड 5। तो बेसिकली इनका ओवरऑल स्ट्रक्चर सेम होता है विद सम डिस्टिंक्ट्स जैसे सब यूनिट्स वगैरह विच विल बी डिस्कस्ड लेटर ऑन। अब हम लोग आते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइक यस अब हम लोग आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज पे डीएनए पॉलीमरेजेस में। नाउ अ क्वेश्चन ऑन डीएनए पॉलीमरेज इज ऑलवेज आस्क्ड इन एग्जाम्स। नाउ डीएनए पॉलीमरेज वन की ना सेंट्रल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मतलब उसको वर्क करने के लिए प्रॉपर चीजें चाहिए होती हैं एंड द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज टेम्पलेट। नाउ व्हाट इज अ टेम्पलेट? टेम्पलेट इज द स्ट्रैंड विच इज फ्रॉम पेरेंटल डीएनए जिसके कॉम्प्लीमेंट्री हमारा नया डीएनए बनता है। तो पहली रिक्वायरमेंट है इसकी टेम्पलेट। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये वॉटसन और क्रिक ने दी थी। उसने हमें क्या बोला कि अगर तो गुआनिन प्रेजेंट है टेम्पलेट में तो साइटोसिन प्रेजेंट आएगा नए स्ट्रैंड में। अब मैंने आपको अभी बताया ना कि ए बाइंड्स टू टी, जी बाइंड्स टू सी। तो उसने हमें बोला अगर अभी डबल स्ट्रैंडेड है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे पड़ा है जी, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा सी। तो यही कॉम्प्लीमेंटैरिटी होती है। और ये टेम्पलेट के अंदर कौन सा हमारे पास पड़ा है बेस, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो नया न्यू स्ट्रैंड है उसके अंदर हमारे पास कौन सा बेस प्रेजेंट होगा। तो अब हम लोग आते हैं अगली रिक्वायरमेंट पे, वो है एक प्राइमर। प्राइमर क्या होता है? सबसे पहले इसके अंदर ना तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइमर क्या है, प्राइमर की डेफिनेशन क्या है और प्रोसेसिविटी क्या है। तो प्राइमर क्या है? प्राइमर इज अ स्ट्रैंड विच इज जिसके पास फ्री 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो प्राइमर एक सिंगल स्ट्रैंड है जिसके पास 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो फ्री है। एंड जस्ट अ सेक, यस, मतलब जहाँ पे 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होगा दैट इज प्राइमर। एंड इसके पास जो 3 प्राइम इसका ग्रुप है ना, अब जो 3 प्राइम ग्रुप है उसके ऊपर प्राइमर टर्मिनस मतलब जो फ्री 3 प्राइम एंड है हम उसको प्राइमर टर्मिनस कहते हैं। तो बेसिकली एक स्ट्रैंड जिसके 3 प्राइम एंड पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है वो एक प्राइमर हो गया, और प्राइमर का 3 प्राइम एंड प्राइमर टर्मिनस हो गया। नाउ डीएनए पॉलीमरेजेस कैन ओनली ऐड न्यूक्लियोटाइड्स टू अ प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड। अब इसके अंदर उसने हमें बोला कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो अपनी एक स्ट्रैंड नहीं बना सकते, जो पहले से एक स्ट्रैंड पड़ी है वो उसके ऊपर ही न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेंगे। नाउ मेनी प्राइमर्स आर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हैं किसके? आरएनए के रादर देन ऑफ डीएनए। तो बेसिकली प्राइमर्स आर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स ऑफ आरएनए एंड ये डीएनए के नहीं बने होते और इनको सिंथेसाइज करने के लिए स्पेशलाइज्ड एंजाइम्स होते हैं हमारे पास। अब हम लोग आते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट चीज पे विच इज द एवरेज नंबर ऑफ विच इज द प्रोसेसिविटी। तो सबसे पहले अब जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज ने क्या करा, डीएनए एक स्ट्रैंड था हमारे पास, डीएनए पॉलीमरेज ने उसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया। अब मैं एक स्ट्रैंड बना रही हूँ, सपोज करो कि ये हमारा एक स्ट्रैंड है, डीएनए पॉलीमरेज ने न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर दिए, सपोज करो उसने 3 ऐड करे। अब इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज का फेट क्या है? या तो वो डिसोसिएट कर जाएगा या तो वो साथ साथ चलेगा। मतलब यहाँ सपोज करो उसने पहला ऐड करा, या तो वो पहला ही ऐड करके डिसोसिएट कर गया मतलब टूट गया, किसी काम का नहीं रहा, या तो वो और आगे आगे जाएगा और थोड़े न्यूक्लियोटाइड्स और ऐड करेगा। अब द एवरेज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एडेड बिफोर अ पॉलीमरेज डिसोसिएट्स इज नोन एज इट्स प्रोसेसिविटी। मतलब अब जैसे सपोज करो कि डीएनए पॉलीमरेज 1 ने यहाँ पे 3 न्यूक्लियोटाइड ऐड करे, उसके बाद वो डिसोसिएट कर गया, पर पॉलीमरेज 2 ने एक ऐड करा और उसके बाद वो डिसोसिएट कर गया। तो प्रोसेसिविटी डीएनए पॉलीमरेज 1 की 3 होगी, डीएनए पॉलीमरेज 2 की 1 होगी। तो जो प्रोसेसिविटी है इट इज completely linked with a DNA's efficiency। डीएनए पॉलीमरेज की एफिशिएंसी क्या है, कितने न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा, वो उसकी प्रोसेसिविटी होती है। तो अब हमने सो फार क्या करा है,
मतलब हमने पढ़ लिया कि ये क्या, और एप्लीकेशन फोक क्या है, डीएनए पॉलीमरेजेस क्या है, उसके बाद 80 बेस पेयर्स चाहिए, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होनी चाहिए, सेमी डिसकंटिन्यूअस है, रेप्लिकेशन फोक क्या है, और मेसेल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने हाईलाइट कर दी है ताकि आपको कहीं और मतलब किसी और बुक से नहीं पढ़ना पड़े। मैं इसलिए बुक से पढ़ा रही हूँ ताकि सेम वर्डिंग याद हो, सेम वर्डिंग से ही समझो तो पढ़ना इजी रहेगा। एंड नोट्स बुक से ही पढ़ो, दीज आर सफिशिएंट, एंड बुक का लिंक चाहिए सो आई विल शेयर इट। सो थैंक यू गाइस पूरी वीडियो देखने के लिए, एंड आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी रेप्लिकेशन एक्यूरेट क्यों है, एंड अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि 5 डीएनए पॉलीमरेज कौन से हैं, उनके फंक्शंस क्या है, वो कैसे वर्क करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस वीडियो, प्लीज